बाकी तो ग्राफ राफ था, वो तो इसी लाइन से बता दिया था। सर ये ग्राफ को बनाना नहीं, ज़रूरत नहीं है बनाने की। कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर हुआ था। ग्राफ नहीं बताया था, ओमिक नॉन ओमिक रेजिस्टेंस के बारे में नहीं बताया था क्या? तो फिर सब प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, पैराबोलिक मिलेगा, जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये सब नहीं बताया था। सुपर कंडक्टिविटी के ऊपर का पार्ट बता चुका हूँ मैं। पेज नंबर 152, आर्टिकल नंबर 3.19। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर बता दिए। तो कब का बता दिया उसको, तो उसको पहले है वो तो। अरे R=R1+R2+R3 सीरीज में होता है, पैरेलल में 1/R1+1/R2+1/R3 होता है, नहीं बताया था? तो अरे कब कर तू, इस दिन नहीं आई थी शायद। कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर तक पता है। कलर कोड बताया था, उसके बाद वो कॉम्बिनेशन को भी बता दिया था। बहुत इजी है कॉम्बिनेशन, तो मेरे ख्याल से कलर कोड के पहले कॉम्बिनेशन होना चाहिए था। हाँ बताया था, याद आ गया। ये होता है वैसे। तो ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस फैन है। वो हो गया है। हाँ, ओमिक रेजिस्टेंस नॉन ओमिक रेजिस्टेंस डेफिनीशन बताया था, इसमें केवल थोड़ा थोड़ा चीज़ दिया है। जो ओम्स लॉ को फॉलो करे वो ओमिक रेजिस्टेंस है, ना फॉलो ना करे वो अनोमिक रेजिस्टेंस है। हाँ तो सुपर कंडक्टिव। और ग्राफ के बारे में उसके बाद ही तो ग्राफ आया था। सुपर कंडक्टिविटी क्या है देखो, सुपर कंडक्टिविटी का डेफिनीशन बुक के हिसाब से क्या है? अभी तुम ये पढ़े हो कि हर सब्सटेंस, हर मेटल जो कंडक्टिव मेटल है उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्ट जरूर करता है। वो फ्री फ्लो ऑफ करंट का अपोज ज़रूर करता है, हर मेटल करता है। मतलब रेजिस्टेंस जीरो होता ही नहीं है। यदि किसी तरह से ये जो कंडक्टिव मटेरियल है उसको रेजिस्टेंस को जीरो कर दिया जाए, किसी भी तरह से जीरो हो जाए, मतलब कोई अपोज ना हो फ्री फ्लो ऑफ चार्जेस का, तो उस तरह के जो कंडक्टर होगा उसको सुपर कंडक्टिव कहते हैं, सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। ये जो कंडक्टिविटी है उसको सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। देखो बुक में क्या लिखा है, द फिनोमिनन इन विच एट ए सर्टेन टेम्परेचर फ्यू मेटल्स आर एलॉय लॉसेस देयर रेजिस्टिविटी कंप्लीटली इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। माने कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर पे कुछ जो मेटल्स है वो अपने रेजिस्टिविटी को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, तब उस कंडीशन में वो सुपर कंडक्टिव बन जाता है। मतलब फ्री एक बार ऐसा है, देखो यदि ऐसा हो जाता है, सुपर कंडक्टिव जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे यदि पॉसिबल हो जाता है, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस होता है हीट के रूप में और अलग अलग कई प्रकार से लॉस होता है, तो वो सारा लॉसेस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अभी तक जितना मेरे ख्याल से 22-25% तो ख़त्म ऐसे ही लॉस हो जाता है हीटिंग इफेक्ट के कारण। तो जब ये सब लॉस ख़त्म हो जाएगा तो अभी जो प्रोडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी का, वो और बहुतों को सप्लाई करने के लिए पर्याप्त होगा। हैं ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है? तो सुपर कंडक्टिव मतलब रेजिस्टेंस पूरी तरह से नील हो जाए, जीरो हो जाए किसी भी मेटल का, तो वो सुपर कंडक्टिव हो जाता है। आगे कुछ इसका बेनिफिट, कुछ लॉस भी बताया होगा। देखो, द सब्सटेंस विच शो दिस फिनोमिनन आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर। द टेम्परेचर ऑफ विच एट विच होना चाहिए, द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ ट्रांजिशन फ्रॉम नॉर्मल कंडक्टर टू अ सुपर कंडक्टर इज कॉल्ड ट्रांजिशन ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर। माने जिस टेम्परेचर पे जो सुपर नॉर्मल कंडक्टर है वो सुपर कंडक्टर में चेंज होता है उसको क्या कहते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। उसको TC से इंडिकेट करते हैं। ये क्या है? कामरलिंग्स ऑन्स ऑफ नीदरलैंड्स
नाम बड़ा विचित्र है, बोलते नहीं बन रहा है। कैमरलिंक्स ऑन्स ऑफ नीदरलैंड्स discovered the property of superconductivity in the year of 1911। 1911 में सुपर कंडक्टिव के प्रॉपर्टी के बारे में ये डिस्कवर किया है, खोज किया। हाँ, बोलते नहीं बना, वही तो मैं बोला। मैं जगह का नाम सोच रहा हूँ। कामेरलिंक्स ऑन ऑफ नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स का कोई कामेरलिंक्स है, कामेरलिंक्स ऑन्स है। हाँ, देखो ये क्या बोलता है, ये क्या खोज किया था। दे आर फ्यू सब्सटेंस हुज रेजिटिविटी वेरीज ड्रामेटिकली, मतलब ड्रामा टाइप चेंज होता है किसी का, कुछ कुछ सब्सटेंस का जो रेजिटिविटी है। इन जनरल देयर रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विथ डिक्रीजिंग इन टेम्परेचर। सामान्य तौर पे यदि हम टेम्परेचर को कम करते जाएं तो उसका रेजिस्टेंस कम होते जाता है। एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जिसको अपन क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं और ट्रांजिशन टेम्परेचर भी कहते हैं। व्हेन द रेजिटिविटी ऑफ सब्सटेंस बिकम्स जीरो, इन अदर वर्ड्स कंडक्टिविटी इंक्रीजेज टू इनफाइनाइट। माने उस टेम्परेचर को जिसमें रेजिटिविटी ख़त्म हो जाता है या कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है ना। दिस फिनोमिनन ऑब्जर्व एट वेरी लो टेम्परेचर, ये बहुत ही कम टेम्परेचर पे ऑब्जर्व किया गया है। जनरली उतना टेम्परेचर हर जगह क्रिएट नहीं किया जा सकता। ये बोला है 0.1 केल्विन टू 10 केल्विन, 0.1 केल्विन टू 10 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में चेंज करोगे तो क्या करते हैं, इसमें 273 माइनस करते हैं। तो 0.1 में 273 माइनस कर कितना होगा, -272.9, -272.9। उतना लो टेम्परेचर पॉसिबल है क्या, -272.9 या -272.90, 10 तक जाएंगे तो इस तरह से इतना कम टेम्परेचर पे वो सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। भाई मान लो हम सभी जो सप्लाई वायर है उसको अब सुपर कंडक्टिव में चेंज करना चाहें तो पूरे जहाँ जहाँ वायरिंग है वहाँ उतना ही टेम्परेचर प्रोड्यूस करना पड़ेगा। उतना टेम्परेचर में जाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, तो जितना हम बचाने के लिए इधर खर्चा करेंगे उससे ज़्यादा तो खर्चा हो जाएगा। कहने का मतलब रेफ्रिजरेटर की तरह यूज़ करते हैं उतना टेम्परेचर डिक्रीज़ करने के लिए, हालांकि संभव नहीं है। रेफ्रिजरेशन में भी उतना नीचे तक नहीं जा पाता है। तो सीधा सीधा ये इम्पॉसिबल है, इसलिए तभी तक नहीं हो पाया। तो जिस टेम्परेचर यदि किसी तरह से किसी भी सब्सटेंस के रेजिटिविटी को जीरो कर दें तो वो जो कंडक्टर है वो सुपर कंडक्टर हो जाता है और उसकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाती है, ठीक है। अब कॉजेज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, क्या कारण है इसका, ये बता रहा है। देखो, द एक्चुअल कॉजेज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी इज़ नॉट सोन एट, अभी तक पता ही नहीं है कि इसका वास्तविक कारण क्या है, नॉट नोन एट। इट इज़ अननोन दैट व्हाट इज रीजन दैट below the transition temperature or at a transition temperature execute collision free motion inside the substance। मतलब ये अभी तक पता नहीं है कि एक निश्चित टेम्परेचर के बाद जो चार्ज कैरियर है वो बेगर कोलिजन के स्मूथ मूव करने लगता है, टकराता नहीं किसी से। ऐसा क्यों होता है अभी तक पता नहीं है। अब इसका यूज़, सुपर कंडक्टर आर यूज्ड फॉर मेकिंग वेरी स्ट्रांग इलेक्ट्रोमैग्नेट। यदि सुपर कंडक्टर पॉसिबल होता ना तो बहुत ही शक्तिशाली मैग्नेट बनाया जा सकता है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक मैग्नेट। इतना शक्तिशाली कि कई कई टन के लोहे को अपने आप ऐसा उठा सकता है, कई हज़ारों हजार टन के लोहे को, इतना शक्तिशाली मैग्नेट बनाया जा सकता है, क्योंकि सुपर कंडक्टर ही नहीं बना पाता। सर फिर तो मतलब वो इतना शक्तिशाली रहेगा तो अगर उसके पास कोई ऐसे खड़ा होगा तो खींच लेगा वो। तो हाँ, तरीका से टकराएगा जाके, तो हटे बोल देगा, उतना जोर से टकराएगा। लेकिन वो तभी मैग्नेटिक, अगर लोहा खींचेगा तो लोहा से जो
नहीं, लोहा में वहाँ चिंगारी नहीं होगा, हीटिंग होगा, थोड़ा सा गर्म होता है, टकराता है। चिंगारी तब होता है, चिंगारी तब पैदा होता है जब रगड़ खाता है या फिर न्यूट्रलाइज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में। हाँ ये बोलने में पड़ रहा है, ये हाइपोथेटिकल हाँ एग्जाम में आता है। हाँ, सेकंड क्या बोला है देखो, द सुपर कंडक्टिविटी इज यूज्ड इन मटेरियल साइंस रिसर्च एंड हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स, इसमें यूज़ होता है इसका। थर्ड है, थर्ड है सुपर कंडक्टिविटी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर। बीच में बैठूँ, ओके। अब तो थोड़ी देर में इसमें बोर्ड में बताऊंगा। ये अभी सत्यनारायण के कथा सुना रहा हूँ इन लोग को। हाँ, तो इसी तरह के कुछ और यूज हैं। सुपर कंडक्टर आर यूज्ड फॉर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। पावर लॉस नहीं होगा, जितना पावर कोरबा से ट्रांसमिट होगा उतना ही पावर तुम इधर जनरेट कर सकते हो, किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं होगा। अभी बहुत सारा जो है हीटिंग इफेक्ट में खर्च हो जाता है, गर्म हो जाता है हर चीज़। कोई भी पंखा चल रहा है, पंखा को छू के देखो अभी गर्म होगा नीचे, तो बहुत सारा इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट होकर लॉस हो जाता है, वो सब नहीं होगा। माने स्मूथ चलता रहेगा, कोई टेम्परेचर प्रोड्यूस नहीं होगा। हाँ, गाड़ी का इंजन गर्म नहीं होगा, यदि वो इलेक्ट्रिकल गाड़ी होगा तो गर्म ही नहीं होगा, जितना टेम्परेचर है उतना ही में रहेगा वो। हाँ, लेकिन वो गर्म हो जाता है फिर भी थोड़ा चलाओगे तो। रगड़ खाता है ना इंजन भाई, आर्मेचर तो घूमेगा ही ना, तो शाफ्ट भी घूमेगा तो रगड़ खाएगा ही, रगड़ खाएगा तो हीट प्रोड्यूस होगा ही। हाँ, अब ये थर्मिस्टर क्या है देखो। थर्मिस्टर एक दिन मैं बताया था कि ऐसा भी रेजिस्टेंस होता है जिसमें थोड़ा सा भी लाइट रेज पड़ता है तो वो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, उसमें से करंट बहना उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और उसमें से करंट बहना बंद हो जाता है। और जैसे ही वो अंधेरा होता है, लाइट पड़ना बंद होता है, उसमें उसका रेजिस्टेंस जो है हाई हो जाता है और करंट को रोक देता है, लो हो जाता है और करंट बहने देता है। तो इसी का यूज़ अपन क्या करते हैं, ऑटो कंट्रोल ऑन ऑफ स्विच की तरह यूज़ करते हैं। बड़े बड़े शहरों में जो रोड में जो लाइट लगा रहता है ना, उसको कोई जा के बटन दबा के चालू करने वाला नहीं होता है, वो थर्मिस्टर लगा रहता है उसमें। जैसे लाइट सूर्य उगता है, थर्मिस्टर अपने आप ऑटो कंट्रोल कट हो जाता है, करंट बहना बंद, लाइट बंद। जैसे ही शाम होता है, सूर्य डूबता है, अपने आप वो चालू हो जाता है। वैसे तुम घर के बाहर आगे पीछे के बल्ब को कर सकते हो। बाहर कहीं गए हो तो तुमको जलाना है आमने आगे पीछे के बल्ब को, तो तुम थर्मिस्टर लगा दो। सप्लाई तो डायरेक्ट पावर से ही रहेगा यहीं से, लेकिन रेजिस्टेंस को ऐसा ऊपर ले जाके टांग देंगे, तो जैसे ही सुबेरे होगा उसमें सूर्य की लाइट पड़ेगी, वो रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा, करंट बंद हो जाएगा, बाहर का लाइट बंद हो जाएगा। हाँ, उसका है ना, होता है, आगे बता रहा हूँ मैं। एक जगह हम लोग आगे चालू करते हैं। ये थर्मिस्टर है क्या चीज़, पहले तुम्हारे बुकीज लैंग्वेज में देख लेते हैं। इट इज़ अ रजिस्टर कंपोज्ड ऑफ सेमी कंडक्टर। ये सेमी कंडक्टर से कंपोज किया होता है। हुज रेजिस्टेंस डिक्रीजेज रैपिडली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उसका जो रेजिस्टेंस है वो तेज़ी से डिक्रीज होता है, बोल रहा है। ये उसका उल्टा बता रहा है। ये थर्मिस्टर जो है वो उस टाइप का भी रेजिस्टेंस आता है जिसमें टेम्परेचर बढ़ने पर वो बढ़ जाता है, एक निश्चित लाइट रेस के पड़ने पर ही होता है। तो खैर थर्मिस्टर का इसमें थोड़ा उसका उल्टा बता रहे। तुम बुक के ही देखो, उधर वो भी आएगा कहीं ना कहीं, उसको और कुछ कहते हैं शायद तक। ये देख गए नया पुस्तक हो। हाँ, तो ये देखो, नहीं फटा है ज़्यादा, छोटा सा। इट इज़ अ रजिस्टर, इट इज़ अ रजिस्टर कंपोज्ड ऑफ सेमीकंडक्टर हुज रेजिस्टेंस डिक्रीजेज रैपिडली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसका यूज़ क्या होता है देखो। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन मेंटेनिंग द रेजिस्टेंस
इन ए इलेक्ट्रिकल सर्किट एट ए कांस्टेंट वैल्यू, जैसे उसमें लगा रहता है ना रेफ्रिजरेटर में, एक निश्चित से कम टेम्परेचर जैसे ही होता है वो अपने आप बंद हो जाता है, फिर थोड़ा सा बढ़ता है, उससे एक निश्चित से के लेवल पे पहुंचता है, फिर चालू हो जाता है अपने आप। हाँ, इसमें यूज़ होता है उसका। एट ए कांस्टेंट वैल्यू इट इज़ ज्वाइंट इन ए सीरीज विथ ए सिंपल रेजिस्टेंस, सिंपल रेजिस्टेंस के साथ इसको सीरीज में जोड़ देते हैं। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ सिंपल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, देखो यहाँ पे इंक्रीजेज बोल रहा है और ऊपर में क्या बोला, डिक्रीजेज, यही तो कंफ्यूज कर देता है। ये बोला है हुज रेजिस्टेंस डिक्रीजेज रैपिडली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, है ना। और यहाँ बोला है रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ सिंपल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज वाइल दैट ऑफ द थर्मिस्टर डिक्रीजेज। टेम्परेचर यहाँ भी इंक्रीज हो रहा। हाँ देखो, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ सिंपल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, यहाँ इंक्रीज इन टेम्परेचर पे इंक्रीज हो रहा है रेजिस्टेंस। ऊपर में क्या लिखा है देखो ना, ऊपर में लिखा है हुज रेजिस्टेंस डिक्रीजेज रैपिडली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, उल्टा नहीं हो गया। तो सही क्या है? नीचे वाला जो मैं बोल रहा था पहले, उसी को पढ़ के तो कंफ्यूज हुआ हूँ मैं। इंक्रीज कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे ठीक, एंड हेंस नेट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट रिमेन कांस्टेंट। इसको छोड़ो, अब ज़्यादा काम का चीज़ नहीं है। ये क्या बोला, इट इज़ यूज्ड इन टीवी रिसीवर, टाइम रिले स्विच एंड वोल्टेज रेगुलेटर एक्सेट्रा, उसमें यूज़ होता है। तो ये सब तो काल्पनिक टाइप लगा होगा। अभी जो मैं सत्यनारायण की कथा सुना रहा था तब फुल पान छिड़क के अब आगे बढ़ते हैं। 3.15 आर्टिकल नंबर, ये किरचॉफ्स लॉ है। ये जो किरचॉफ्स लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड है। देखो, दो ठो लॉ है किरचॉफ का, ध्यान से सुनना इसको, ये यूज़ होगा उधर। ये 1842 में जर्मन साइंटिस्ट किरचॉफ गेव टू लॉ which is called Kirchhoff's law. These law are known as Kirchhoff's law. Actually, these law are extension of Ohm's law. वास्तव में ओम के नियम का विस्तार है ये। These law are given below. फर्स्ट क्या बोल रहा है देखो, अब लॉ को वर्ड सुनना है तुमको। Kirchhoff's law, Kirchhoff's first law are current law. क्या कह रहा है देखो, according to Kirchhoff's first law, the algebraic sum of electric current meeting at any junction in the circuit is zero. माने किसी भी जंक्शन पे नेट करंट जीरो होता है बोल रहा है। नेट करंट क्यों, जो जंक्शन की ओर आ रहा है उस करंट को पॉजिटिव लोगे और जंक्शन से दूर जा रहा है उस करंट को नेगेटिव लोगे, तो टोटल निकालोगे करंट का तो वो जीरो होगा जंक्शन पे। जैसे ये देखो, ये जंक्शन दिया हुआ है, इसमें कुछ करंट को इनकमिंग करंट और कुछ को आउटगोइंग करंट शो कर रहा है। आउटगोइंग करंट को नेगेटिव लेता है, इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लेता है, ठीक है। सपोज एट जंक्शन P द करंट फ्लोइंग थ्रू वेरियस ब्रांचेज आर I1, I2, I3, I4, I5 एंड I6। साइन कन्वेंशन को छोड़ दिए हैं इधर। द करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन आर टेकन एज टू बी पॉजिटिव एंड करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन आर टेकन टू बी नेगेटिव, ठीक है। तो देखो I1, I2, I3, I4, I5, I6 लिया है, उसमें जो जंक्शन की ओर आ रहा होगा उसको प्लस लिखा होगा और जो जंक्शन से दूर जा रहा होगा उसको माइनस लिखा होगा और टोटल करके इक्वल जीरो लिखा होगा। नेट करंट किसी भी जंक्शन पे जीरो होता है। वास्तव में इसका मूल सेंस क्या है जानते हो, करंट कहीं पे स्टोर नहीं हो रहा है, वो फ्री फ्लो हो रहा है। जैसे जितना करंट आ रहा है, यदि उससे कम करंट जाएगा उससे, तो कुछ करंट फिर वहाँ स्टोर होगा, तभी तो पॉसिबल है। तो कोई करंट कहीं पे स्टोर नहीं हो रहा है, सारे जितने इनकमिंग हो रहा है उतना ही आउटगोइंग हो रहा है। पानी के बहाव में भी ऐसा ही होता है। कल्पना करो कि पानी में जितना पानी वहाँ से ऊपर के टंकी से नीचे आता है पर सेकंड, उतना ही पानी बाहर निकल जाता है इधर विभिन्न पाइपों के थ्रू। यदि ऐसा नहीं होता तो कुछ देर बाद पाइप फट जाता। जितना वो नीचे आ रहा है उससे कम यदि आउटगोइंग हो रहा है, माने कुछ स्टोर हो रहा है, तो कब तक स्टोर होगा, फैलते फैलते फट जाएगा। तो वैसे ही करंट है कि करंट जो है जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है, कहीं पे स्टोर नहीं हो रहा है। इसका कहना यही है। तो फर्स्ट लॉ क्या है
कि नेट इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट। ठीक, उसी को डेराइव किया है, नीचे लिखा है I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल I4 प्लस I5 प्लस I6। ये लिखा है इट इज़ क्लियर दैट द नेट करंट कमिंग टूवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू द नेट करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। जितना करंट जंक्शन की ओर आ रहा है उतना ही करंट जंक्शन से दूर जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देखो नेट करंट जीरो है, बोला है ना, मगर करंट क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। माने डी क्यू डी टी ये करंट होता है, मगर डी क्यू डी टी जीरो है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हो गया कि चार्ज जो है वो कांस्टेंट है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन ही जीरो होता है। ठीक, जो वही लिखा है देखो यहाँ पे नेट चार्ज समेंशन ऑफ आई इक्वल जीरो लिखा है, मगर आई इक्वल डी क्यू डी टी होता है, तो डी क्यू डी टी को जीरो होना चाहिए। लेकिन किसी भी क्वांटिटी का डिफ्रेंसिएशन जीरो तभी होता है जब वो कांस्टेंट हो, इसलिए क्यू को कांस्टेंट होना चाहिए। अब सेकेंड लॉ में आ जाते हैं। यहाँ लूप किसको कहते हैं ये जानना ज़रूरी है इसमें। इसको ना थोड़ा सा ऐसा कुछ डाल देना, थोड़ा सा इतना में, ठीक है, लो इसमें ना थोड़ा सा कुछ इतना में चिपका देना, नहीं बढ़ जाएगा नहीं तो। किरचॉफ सेकेंड लॉ और वोल्टेज लॉ ऑफ लूप। देखो क्या बोल रहा है, इन एनी क्लोज्ड मेश, मेश मीन्स जाली, जाल, इन एनी क्लोज्ड मेश ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करेंट एंड करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस in the various branches of the mesh is equal to the total electromotive force present in the given mesh। जाल, लूप, ऐसा जैसे मैं बता देता हूँ एक तो ट्रेस करके। उसका मन तो है, तेरे मन से क्यों चलेगा वो? ये अभी तक अपने को बच्चे ही कहती, पता नहीं कब से आनी होगी। 400 साल की होगी, 200 साल पैसा जोड़ के रखूंगी ना रे। नौकरी करूंगी तो समझे? तो नौकरी भी ना, सरकारी नौकरी करेगी तो ना 5,000 वो पैसा करा कमा रहा हूँ, लाइफ आई दोनों। तू फैक्ट्री खोल देना, वहाँ वो एम्प्लाई होगी। फिजिक्स में ट्यूशन पढ़ा हैं? नहीं तो 400 साल तक भी फिजिक्स रहेगा, लेकिन जॉब थोड़ी है। हाँ देखो यहाँ पे ये इसका वोल्टेज भी है, मान लो ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसको कहते जानते हो? पॉजिटिव ब्रॉड और निगेटिव ब्रॉड के बीच के मैक्सिमम वोल्टेज को। मतलब जब इससे करंट पास नहीं हो रहा है तो जो वोल्टेज होगा दोनों ब्रॉड के बीच में, उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, ई से इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ आई करंट बह रहा है मान लो, है ना, तो इसमें आई करंट है तो सीरीज में हो गया। और बहुत सारा अलग अलग ऐसा ले लेते हैं अपन, मान लो इस चीज़ को लेते हैं। मान लो इसमें आई करंट बह रहा है तो आई R1, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3 इक्वल V होगा। यहाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ई से इंडिकेट करते हैं, इसलिए ई लिखता है। ये एक ही ठो सीरीज में जुड़ गया, इसलिए सब में आई सेम है। इसमें एग्जांपल दिया होगा बुक में, अच्छा से काटो देखो। हाँ है देखो, इसमें जो डायग्राम दिया है उसमें जो क्लोज्ड मेश ए बी सी डी, ए बी ई एफ ए पे ले रहा है। पहले देखो ए बी ई एफ ए, क्लोज्ड मतलब जहाँ से शुरू कर रहे हैं वहाँ के ख़त्म भी हो रहा है, ऐसे लूप को क्लोज्ड लूप कहते हैं या मेश कहते हैं, जाल। ठीक, तो देखो ए बी ई एफ ए को ध्यान से देखो उस डायग्राम में। ए बी ई एफ में करंट किधर से किधर बह रहा है? देखो बैटरी E1 से I1 करंट, I1 ले रहा है कि I2 ले रहा है? I3 है शायद। I3 इसमें कहीं पे नहीं। ये दे E2 में, E2 से करंट I2 है ना, और E1 से करंट I1 है। वो हमेशा पॉजिटिव ब्रॉड से ही निकलता है करंट, ये तो जानते हो। तो बैटरी का पॉजिटिव ब्रॉड जिधर से उधर देखो I1 और I2 करंट जो है ये इस लूप में बह रहा है। किसमें?
A B E F A में। अब E1 को यदि हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो E2 क्या होगा, क्यों निगेटिव होगा, समझ में आ रहा है? E1 के कारण करंट किधर बह रहा है, देखो ऐसे, और E2 के कारण ऐसे। भाई प्लस से ही तो बहता है ना, ये ऐसा है, ऐसा ये E1 है, इसका प्लस ये है, यहाँ E2 जुड़ा है, इसका प्लस ये है, इसमें करंट इधर बह रहा है, इसमें करंट इधर बह रहा है, ऐसे करके ऐसे। तो इसमें से करंट I1 जब इधर जा रहा है तो ये अपोजिट में नहीं आ रहा है इधर, तो इसलिए यहाँ पे E1 माइनस E2 ले रहा है। अब देखो यहाँ साइन कन्वेंशन को तो मैं बोलना भूल गया हूँ, साइन कन्वेंशन को पढ़ लो पहले पलट के। यहाँ साइन कन्वर्जन है वास्तव में, कन्वर्जन, हाँ। एनी डायरेक्शन आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैन बी टेकन एज डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सल। मतलब करंट को तुम किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। अब ये बोल रहा है इफ डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सल थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल, देन द EMF ऑफ सेल इज टेकन एज पॉजिटिव। जब करंट निगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की ओर बहता है तब हमको उसको पॉजिटिव लेना रहता है, और जब पॉजिटिव से निगेटिव की ओर बहता है तब हमको निगेटिव लेना रहता है, ठीक। द प्रोडक्ट IR इज टेकन एज पॉजिटिव इफ द रजिस्टर इज ट्रांसवर्स्ड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एज्यूम्ड करंट। मतलब रेजिस्टेंस से जब बहते हुए जा रहा है कोई करंट, तो बैटरी से जिस दिशा में निकल रहा है उसी डायरेक्शन में बह रहा है तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है तो हम नेगेटिव लेते हैं। अब एक ठो को समझना है बस ध्यान से, ये सेकेंड लॉ को बस समझने की है, देरी है, बाकी तो ईजी है। तो इसमें देखो दिया है, बुक से ही समझो। कंसीडर द गिवन करंट इन विच देयर आर टू सेल्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E1 एंड E2। यहाँ देखो, अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ टू लूप ABEFA। अब यहाँ करंट जो है ये E2 से E1 की ओर कब बहेगा बताओ? E1 से तो करंट इधर बह रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर ही आ रहा है, और E2 से भी पॉजिटिव से निगेटिव इधर जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो ये जो करंट है इस लूप में अपन ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है। देखो ये जो डायरेक्शन बता रहा है, ये एरो दिया है ना, दे हम ऐसा चल रहे हैं, ऐसा ये इधर से ऐसा लूप में ऐसा। तो अब हम जिधर चल रहे हैं यदि वो करंट के डायरेक्शन में जिसमें चलेंगे उसको पॉजिटिव लेंगे, और जहाँ पे करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे उसको नेगेटिव लेंगे। मान लो अपन B से शुरू करते हैं, तो B से हम E की ओर जा रहे हैं, तो इसमें करंट I2 के अपोजिट है कि उसके सेम डायरेक्शन में है? देखो तो B से E में कैसे ABCD, ये हमको एक तो डायरेक्शन निर्धारित करना पड़ता है। पहले हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया है, दे एरो बताया है, माने हमको ऐसे चलना है ऐसे। तो जब हम A से शुरू करो, कहीं से भी शुरू करो, मान लो A से शुरू करते हैं, A से B आएंगे, B से E जाएंगे, तो B से जब E जाएंगे तो E2 का जो करंट है वो तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, तो इसलिए उसको माइनस E2 लिया। अब इसमें देखो ये R2 में करंट जो है, हम जिधर जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट बह रहा है R2 में, तो इसलिए माइनस इसमें करंट क्या है I2, और R2 लेगा उसको। अब E पे जाने के बाद E से F तक जा रहे हैं, E से F तक तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, अब F से A तक जाना है हमको फिर से। तो देखो F से A में करंट का डायरेक्शन क्या है, देखो I1 उधर ही है जिधर हम जा रहे हैं, तो वहाँ प्लस I1R1 हो जाएगा। और उसके बाद ये बैटरी का जो करंट है वो भी हमारे जाने के डायरेक्शन में ही है, इसलिए वो प्लस E1 हो जाएगा। मतलब जहाँ तो प्लस में दिया है, बट I1R1 माइनस में दिया। हाँ बिल्कुल, I2R2 दिया है कि I1R1 दिया? तो फिर सेम डायरेक्शन में उसको इधर जा रहा हूं, उसी तरफ जा रहा हूं। I2 का डायरेक्शन, हाँ नहीं ठीक है, I2 उधर ही जा रहे हैं ना। I2 को देखो तो हम कैसे कर रहे हैं, देखो यहाँ क्या गलती कर रहे हैं। I2 जो है इधर जा रहे हैं ना ऐसे दे, तो इधर I2 इधर ही तो बहेगा ना, उस ब्रांच में इधर से I2 थोड़ी जाएगा। तो I2 जो है देख लो
ये जो EMF का E2 का जो करंट जिधर बह रहा है ना, उधर ही I2 का डायरेक्शन है, ठीक है। माने करंट के डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है हमारे चलने के। किधर जा रहे हैं हम, ध्यान से एक बार और सुनो, B से E की ओर जा रहे हैं। डायग्राम में देखो हम B से E की ओर जा रहे हैं, और I2 किधर बह रहा है, E से B की ओर बह रहा है, देख लो, इसलिए उसको निगेटिव लिया है। और I2 और R2 को पॉजिटिव दिया है ना। सर ये डायग्राम में मेरे को बहुत कंफ्यूज हो रहा है यहाँ पे, अपने हिसाब से करते हैं। चलो E2 को माइनस किया है और I2 R2 को पॉजिटिव दिया है। अगर लेता तो दोनों को नेगेटिव लेते हैं या करंट पॉजिटिव। जिधर बह रहा है उसी तरफ बह रहा है, उसके साथ पॉजिटिव लिया, जो ऊपर वाला बल्कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। उल्टा उल्टा ले रहा है क्या? नहीं देखो, यहाँ पढ़ो ना, लेकिन डायरेक्शन में रूल जो दिया है, साइन कन्वेंशन कन्वर्जन, उसमें क्या दिया है देखो, एनी डायरेक्शन आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैन बी टेकन एज डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सल। किसी भी, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे। इफ द डायरेक्शन ऑफ द ट्रांसवर्सल थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल, देन EMF ऑफ सेल इज टेकन। अच्छा, सेल के जब निगेटिव से पॉजिटिव की ओर करंट जाता है तब हम उसको पॉजिटिव लेते हैं। सेल के अंदर, बैटरी के अंदर माइनस से प्लस की ओर जाता है तब हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, और बैटरी के अंदर प्लस से माइनस की ओर जब करंट जाता है तब हम उसको नेगेटिव लेते हैं। और फिर वो द प्रोडक्ट ऑफ IR इज टेकन एज ए पॉजिटिव ऑफ द रजिस्टर इज पॉजिटिव इफ द रजिस्टर इज ट्रांसवर्स्ड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एज्यूम्ड करंट। मतलब यदि करंट के डायरेक्शन में ही किसी रेजिस्टेंस से करंट बह रहा है, जिधर हम लिए हैं उधर ही, तो पॉजिटिव, अदरवाइज निगेटिव। अब सोचो तो क्यों उल्टा हो रहा था। अब हम ले रहे हैं AB, ये दिया है हमको लूप, ABEFA लिया है ना। A से B की ओर जा रहे हैं अपन, तो A से B की ओर जा रहे हैं, और अंदर में बैटरी के अंदर में जब A से B की ओर जाएंगे तो हम ये प्लस से माइनस की ओर नहीं जाएंगे बैटरी के अंदर, तो बैटरी के अंदर प्लस से माइनस जा रहे हैं E2 बैटरी के अंदर, तो -E2 लिया है क्या, देखो यहाँ -E2 है, ठीक है। अब उसके बाद हम घूमते घूमते बैटरी E1 में जाएंगे, तो E1 में माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, देख लो, तो उसको +E1 लिया है, वो तो बैटरी का हो गया EMF का। अब I2 R2 प्लस में क्यों लिया है देखो, अब इधर अपन जो है करंट किधर बह रहा है, ये वास्तव में, अरे कैसे खींच खींच कर रही थी, नहीं तो मेरा तबीयत खराब है, नहीं तो और क्या। रुको तो मैं ना उसको उसमें बोर्ड में करता हूँ तब ठीक होगा। हाँ, अपन बोर्ड में डायग्राम बना लेते हैं, फिर उसमें कंसीडर करते हैं तो क्लियर हो जाएगा साला उस। क्यों नहीं, इसको समझना जरूरी है, इसको जब तक नहीं समझ में आएगा आगे बढ़ने ही नहीं दूंगा मैं। जैसे सोचता नहीं ये होगा, उससे बोलता नहीं ये अलग। हाँ, ये देख, केवल उसमें का AB ब्रांच को लेते हैं अपन। A में क्या है, यहाँ पे एक बैटरी जुड़ा हुआ है ना। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, और ये F है, यहाँ से इधर कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, ये E है। फिर इधर जाएंगे तो एक तो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, फिर एक बैटरी जुड़ा हुआ है, ये प्लस है इसका, ये प्लस है इसका। इसका EMF E2 है, इसका EMF E1 है, और ये यहाँ पे B है। उल्टा है सर, उल्टा। तो E2 है वो E1 है, जो E1 है वो E2 है। हाँ, अच्छा, हाँ, ये E1 है और ये E2 है, ऐसे ही है ना। आप देखो, हाँ, ये क्या है, ये R2 है, ये R1 है। I2 किस में बह रहा है, इसमें I2 बह रहा है, इधर इधर I1 I1 जो है, अब देखो, अब हमको चलना है ABEF AB, ऐसे इधर ऐसे दिया है एरो को, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो मैं जो इसको बोल रहा हूँ ऐसा कि टोटल EMF जो है वो इक्वल होता है, वास्तव में इक्वल लेता है, उसको ट्रांसपोज किया है तो नेगेटिव पॉजिटिव हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव हुआ है, उसी को समझना है तुमको। तो टोटल EMF क्या हो रहा है, E2 अपन ले रहे हैं ऐसा, तो ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका करंट इधर है तो -E2, और ये इधर का तो +E1 हो जाएगा।
ये इक्वल है, उसमें जो साइन जो लिया है ना, क्यों निगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का निगेटिव आ रहा है उसको बता रहा हूँ मैं। अब हम इधर जा रहे हैं, तो इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा है I2 इधर, यस सर। और हम जा किधर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो यहाँ -I2 R2 होगा। अभी तुम ध्यान से देखो, नहीं उसमें प्लस दिया मत कहना, विश्वम ध्यान से देखो। हाँ वो समझ गया, जीरो लेंगे तो इस साइड हाँ, अब यहाँ पे जब जाएंगे अपन, तो करंट का डायरेक्शन इधर है, इसमें I1 इधर है, तो इसमें जो करंट बह रहा है वो तो हम जा रहे हैं वो करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लस I1 R1। सर इसमें तो I2 और अभी तो ध्यान मत दे, इतना ही तो है ना, और कुछ तो नहीं है ना इसमें। अब इस सब को ट्रांसपोज करो, तो ये हो जाएगा इम्प्लीज दैट E1 माइनस E2 प्लस I2 R2 माइनस I1 R1 इक्वल 0, ऐसा दिया होगा। यस सर। तो यही कंफ्यूज है कर रहा है, क्योंकि आप जो अभी लिखे ना उसको फर्स्ट स्टेप लिया है, उसको सेकंड स्टेप दिया है। हाँ, तो क्या है, अपन वो सीधा ट्रांसपोज करके डायरेक्ट बोल रहा है, तो उल्टा उल्टा कर दिया है। नहीं वो उल्टा किया है जो सेकंड ये रिवर्स में कर रहा है, वो नीचे से ऊपर ठीक, तो तुम सिर्फ इसी को याद रखो, टोटल जो EMF होता है ना, वो समेंशन ऑफ I इंटू R के बराबर होता है। उसको अपन निगेटिव पॉजिटिव लेते हैं, उसी हिसाब से जिधर हम चल रहे हैं करंट उधर ही बह रहा है तो पॉजिटिव, और जिधर हम चल रहे हैं उसके अपोजिट में बह रहा है करंट तो निगेटिव। ठीक, ये सेकेंड लॉ है किरचॉफ्स का। अब इन्हीं दोनों का यूज होगा बहुत सारे फार्मूला डेरिवेशन में, जो कि एग्जाम जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में आता है। व्हीट स्टोन ब्रिज देख लेना, अक्सर एग्जाम में पूछता है, एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी हैं। मीटर ब्रिज है, पोटेंशियोमीटर है, सब इसी पे बेस्ड है। ये केमिस्ट्री में भी है क्या? नहीं हीट स्टोन ब्रिज नहीं, उसमें वो वाला ब्रिज, क्या ब्रिज बोलते हैं, बेंजीन रिंग को देखते हो बट ना बीट स्टोन है नहीं है ना, कॉपी नहीं लगा। वो वुड्स रिएक्शन नहीं दिखा दिखा हीट स्टोन रिएक्शन भी नहीं सुना हूँ मैं। दूसरा दिखा, दूसरा कहाँ से आ जाएगा? वुड्स रिएक्शन ऐसा कुछ, दिखना कॉपी। वो ब्रिज है ऐसे सॉल्यूशन से सॉल्यूशन में जाता है, उसको तो वर्ड है, नाम भूल गया मैं उसका। मैं खोजी फिर इसमें भी रेजिस्टेंस की लिखी है इधर करके। इधर से थोड़ा कंसंट्रेट माइंड से पढ़ने की ज़रूरत है, अदरवाइज तुम भटक जाओगे। अब धीरे 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 उसकी थोड़ी सी जो कठिन होते जा रहे उन्हीं लोगों को पता चलेगा सर, हैं। जो लोग एब्सेंट कर उन्हीं लोगों को सजा होगा ना। हाँ, पढ़ने में ध्यान नहीं है उन लोग ना, जो लोग वो लोग तकलीफ पाएंगे। मैंने को फोन किया था तो बोली मेरा मन नहीं है। कौन? हाँ है, इसको वो करते थे ना है। सब तरफ को निकालते थे फिर सर, ऐसा- ओम्स लॉ दिया था तुम्हें, देख ओम्स लॉ हाँ दिया। ओम्स लॉ भी है ना, मैं आज पढ़ रहा था ना। ये देख रेजिस्टेंस ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया है, बोला ना, specific हाँ आज reluctance रेजिस्टेंस दिया दिया है। है। इसको नहीं पढ़ पाया था, ये यहाँ तक नहीं पहुँचा। ये केमिस्ट्री में है, हाँ केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा वो फिजिकल केमिस्ट्री। हाँ, तो उसमें तो रहेगा ही। मैं इधर पढ़ रहा था, आज इस 23 कॉपीज पढ़ रहा था, इधर ही इधर तक पहुँचा मतलब था। खुद के कॉपी भरोसा नहीं। देखे है, देख देख ध्यान इधर तक नहीं पहुँचा था, नहीं तो पता चल जाता से। क्या। कैसे ना हाँ यहाँ तक पहुँचा था। याद है मेरे को। बोला था ना रेजिस्टेंस है, उसमें भी कैसे ये बोले रेजिस्टेंस मैं नहीं बोली ना है। बिग स्टोन है क्या अभी? मैंने बस हाँ मैं जीती दोबारा बोल। और तू हारी के जीता। मैं जीती। सर जन बोल रही है मैं जीता हूँ। हैं? ये बोल रहे हैं रिकॉर्ड में ये काट दो। क्या बोल रहे हैं इसको? वो एडिट करके डाल एडिट तो कर देंगे। देंगे। वो कर लेगा उसमें। बकवास थोड़ी डाले। जो वीडियो देख रहा है उसको थोड़ी समझ आएगा, हम लोग जो नॉर्मल बात कर रहे हैं तो बोले अरे यार वीडियो में यही सब कर। ओके, तो व्हीट स्टोन ब्रिज से रिलेटेड बहुत सारे जो फार्मूला हैं, एक किरचॉफ लॉ पे बेस्ड है। जैसे एक ठो है ये व्हीट स्टोन ब्रिज ही इसी पे बेस्ड है, किरचॉफ लॉ पे। तो इसको क्या करना है, कितना टाइम हो रहा है करना है व्हीट स्टोन ब्रिज को आज? ना 10 मिनट में तो पाएगा नहीं। 22 तो मेन इसका मेन एम क्या रहता है ये व्हीट स्टोन ब्रिज का करते थे?
क्या है, किसी पैरेललोग्राम या किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड पे 4 रेजिस्टेंस जोड़ दोगे और बीच में भी एक डायगोनल में भी एक रेजिस्टेंस जोड़ दोगे, एक डायगोनल में, और जिस डायगोनल में रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा है उस दोनों सिरों को ऐसे वो बैटरी से जोड़ दोगे। तो होता क्या है, इसमें जो बहने वाला करंट है, यदि डायगोनल में करंट बहना 0 होगा, हाँ, यदि उतना रेजिस्टेंस जोड़ेंगे डायगोनल में कि करंट ना बहे, तो उस कंडीशन में मान लो P Q R S है, तो P और Q का रेशियो और R और S का रेशियो सेम होगा। ये लिया भी तो है। पता कुछ नहीं था, उसका नहीं आया वो बात था ना आपके पास।